मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता। भाई राम मंदिर बन गया, कोर्ट का फैसला था, बन गया, सारे लोगों को सर तस्लीम खम किए, सर झुका के लोग भाई कोर्ट के आदेश का पालन किया। क्या मुसलमानों ने कहीं मुखालफत की, विरोध किया राम मंदिर का? भाई हम कोर्ट से हार गए, अब कोर्ट के हारे जीते पर तो उसके एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस होगा, हम उसमें नहीं जाना चाहते। भाई ठीक है, हिंदुस्तान में बना पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, हिंद के इमाम उन्होंने उनको खिताब दिए हैं। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो चरित्र मानस का है। पार्वती जी को मानस राम जी का चरित्र बताती हैं, तो कहते हैं कि मानव के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। रामचरित मानस का भी इतिहास पढ़िए तो उसमें क्या होता है। नेता का बयान भी आ चुका है। भाई खुद सीएम का योगी जी का बयान आया कि इसकी हम इलेक्शन बाद समीक्षा करेंगे। जनाब योगी साहब का खुद बयान आया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसले से एक नई बहस छिड़ गई है, 4 लाख 5 लाख सर्टिफिकेटें रद्द कर दिए। कुछ नजरिया जो है, तंग नजर, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्दाश्त नहीं करते, इनको वोट बैंक चाहिए। तो हिंदुस्तान की तहजीब और डाइवर्सिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर किलोमीटर पर यहाँ डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाती है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और तो जा तो रही है, हम फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं। फिर भी अगर इस ताजा CSDS का आप रिपोर्ट देखेंगे तो हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी एक बाहर है कि यहाँ पर राम मंदिर हिंदुत्व खाली 8 और 2% पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई पसंद कर रहे हैं। वजीहुद्दीन, आप क्या सोचते हैं बुनकर समुदाय के लिए क्या होना चाहिए? देखिए हम अब लोग जितने डिटेल थे बता दिए, अब थोड़ा सा और को ब्रीफ कर दें। कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल है पूरे हिंदुस्तान में। अगर रोजगार पैदा करता है तो टेक्सटाइल पैदा करता है। अब कारपोरेट जगत को कृषि में घुसाने की कोशिश हुई, घुस भी गए हैं, उसके बाद अब टेक्सटाइल में घुस रहे हैं। यहीं के पास रामनगर है, बड़े बड़े टेक्सटाइल्स, बड़े बड़े कारपोरेट जगत वहाँ पे अपने प्रोडक्शन साड़ी का कर रहे हैं। अब बुनकर से वो मजदूरी कराना चाहते हैं। ये सरकार कारपोरेट की सरकार है, मजदूरों की सरकार नहीं है। यहाँ के हालात अभी और बदतर होंगे, क्योंकि सारे कारपोरेट की जगह को योगी सरकार जी ने जमीन देने का वादा किया, और यहाँ पर वो प्रोडक्शन होगा, और वो हाई टेक्नोलॉजी मशीन से प्रोडक्शन होगा, जो बुनकर के इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है कि वो मकान में अपने लगा भी ले। तो बहुत अभी आने वाले दिन बुनकरों के लिए और कष्टदायी है। तब बुनकर समुदाय अपने जो मेन उसका कारभार है, अब उससे वो हटेगा ना। पलायन तो शुरू हो चुके हैं, लोग आज टोटो जरा रहे हैं, आज लेबर इसमें से निकल रहे हैं। इनपुट दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर दूसरे में काम कर रहे हैं। इनपुट कास्ट इतना भाग रहा है, बिजली का भी बताए हैं, हमारा इनपुट कास्ट इतना भाग रहा है कि हम उनके पैरेलल जो इंडस्ट्री है, बेंगलोर है, सूरत है, हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम एक तो दूसरी मार यहाँ पे बुनकरों को पड़ी है कि यहाँ के निगम ने एक बिल पास कर दिया, अब इसको उद्योग जगत में लिया, जबकि कुटीर उद्योग में है, जहाँ बैठे ये कमर्शियल टैक्स सब हमको देना है। हाउस टैक्स अब कमर्शियल बुनकरों को हो गया। ये कुटीर उद्योग अपने कैसे पूरे परिवार को मिल गया, एक घर का खर्चा चलता है, और इसको कमर्शियल कर दिया। ये एक और मार पड़ गया, जितना जस्ट 3 टाइम्स टैक्स महंगा हो गया। ये बनारस में ये एक ना कया काम हो गया। अब बुनकर, और इसे एक तो बिजली के मार से, महंगाई के मार, बिजली की मार, उसके बाद से बुनकरों की जो है घर का टैक्स भी बहुत महंगा हो गया। कमर्शियल टैक्स हमको देना पड़ रहा है, जबकि ये कुटीर उद्योग है। जिनके घर में खुद का मशीन है वो चले जा रहे हैं बाहर भी लोग। हालात बहुत बुरी है सरकार की। तो इसमें क्या करें कि सरकार की पॉलिसी है, कारपोरेट जगत को उनको फायदा पहुंचाना है। इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत है। मतलब है कि जनता की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। हाँ, ये तो एकदम जाहिर सी बात है, उद्योगपतियों की सरकार है। इसके डिटेल में तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। ये तो एकदम जाहिर है कि उद्योगपतियों की सरकार है। रोज बड़े बड़े करप्शन का घोटाला हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया एकदम खामोश है। अंग्रेजी के कुछ अखबार एक्सपोज करती है तो हम तक पहुंचता नहीं है। अभी 2-3 दिन का पहले इंडियन फाइनेंशियल टाइम्स अब उठा के पढ़ो। हाँ, 16 मुल्क से निकलता है वो फाइनेंशियल टाइम। हाँ, 16 मुल्क से। तो उसमें अडानी के कोयला का बहुत बड़ा घोटाला का उसमें आया है। अभी मेन
टीम मीडिया तो मुद्दा उठाएगा नहीं, और जो आम जनता है वो तो उसके बाद तक ये बात पहुंचेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है। सिर्फ कारपोरेट जगत को फायदा 10 साल में पहुंचा है, और उनके टैक्स से भी कट हुआ। हमारे ऊपर जीएसटी लादा गया और उनसे टैक्स से कट हुआ। कारपोरेट टैक्स कब हो गया? काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और वो पैसा से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के लिए कारपोरेट टैक्स कम हुआ, और हमारे ऊपर टैक्स और लादा गया जीएसटी के नाम पे। अब पहले बनारसी साड़ी पे कोई टैक्स नहीं लगता, आज जीएसटी लगता है। कितने % लगता है? 5%। पहले ये टैक्स फ्री था। ये कब तक 2014 के पहले फ्री था? हाँ ना, ये जब से जीएसटी आया तब से लगा है। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लगा है। तो उद्योग को चारों तरफा से घेर के कारपोरेट जगत को देने की बात कही जा रही है। यही विरोध किसान भी कर रहे थे कि कारपोरेट को दिया जा रहा है। हाँ, तो इसका विरोध तो है ही है। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे, जो उनका फिक्स प्राइस था एमएसपी, उस पर सरकार कहाँ एग्री हो रही है। उसी तरह हम लोग का हालत है खराब। पहले सरकार के कुछ डिपो चलते थे, कुछ यूपी का चलती थी, ये सब सरकार बंद हो गई। बुनकरों को कुछ उससे राहत मिलता था, साड़ी सरकार लेती थी। अब बुनकर को राहत मिलती, सब सरकार बंद कर दिए। आज बुनकरों की हालत दयनीय है। ना इनके क्षेत्र में सरकार कुछ, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ होना चाहिए। पसमानदा मुसलमान के एक इलाके में ना ढंग का अस्पताल है, ढंग के स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ लें। भाई, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, वो बर्दाश्त करने की कुव्वत बुनकर समाज में नहीं है। ना ढंग का अस्पताल है भाई। अब सच्चर कमेटी को आप रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिएगा। सारी सरकार हमको बेवकूफ बनाई। हम किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे, सारी सरकार हमको बेवकूफ बनाई। दलित से बदतर मुसलमान जीता है, उसमें बुनकर उससे बदतर है। अब तो योगी सरकार जी ने एक और लाइन खींचने की कोशिश की है कि हम ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की जाति को फिर से समीक्षा करेंगे। हमको तो हर तरफ से कहीं दबाया जा रहा है। सवाल ही होता है कि हमको क्यों दबाया, हमको क्यों पाकिस्तान भेजा जाता है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? पहले इतिहास उठा के पढ़िए। लेकिन गुजरात में कुछ मुसलमान समुदाय के जो कास्ट है, जैसे कि अलग अलग जाति होती है उसमें, तो वहाँ शायद ओबीसी जाति में रखा गया है। ओबीसी जाति में है ऑलरेडी। मैं आपको बता दूं, ओबीसी जाति में हम हैं। अब इस पर फिर से नजरसानी होगा, उसको फिर से उसका देखा जाएगा, समीक्षा होगा कि इसको हम कितना निकाल सकते हैं। ऑलरेडी जब मंडल आया तो रिजर्वेशन, मेडल कमीशन जब आया तो रिजर्वेशन 27% मिला। उसमें मुसलमान भी, जो जाति सेंट्रल से फिक्स हुई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, उसमें हम अंसारी भी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। आज ये योगी जी निकालेंगे जिसको बड़ा चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। ना नहीं, मंडल कमीशन आया था जब कमंडल हुआ था 92 में, तब मंडल आया था। हाँ, लागू तो फिर रोहिणी कमेटी आई, बनी है रोहिणी कमेटी कि इसमें कितना और है, कितने का और दिया जा सकता है। और इसी को में मुसलमानों को कोई अलग से मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। और हिंदुस्तान में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है। ये आपको बताते, आर्टिकल 141 में दलित मुसलमान नहीं हो सकता। अगर हम नाली भी साफ करें, कोई मुसलमान झाड़ू भी लगाएं, तो रिजर्वेशन के कोटे में नहीं आएगा। दलित सिर्फ हिंदू होगा, मुसलमान नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। हम अगर काम भी करें ना, उसमें है मेंशन है, दलित सिर्फ हिंदू होगा, ईसाई भी दलित का रिजर्वेशन नहीं प्राप्त करेगा। दलित भी तो मंदिर में जाने से मार खा रहा है। देखिए, तो मनुवादी अभी तो फिर वो सोचे कि मनु स्मृति फिर से लागू होगी। अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मनु स्मृति फिर लागू होगी, भाजपा का एजेंडा मनु स्मृति लागू होगी, और दलित जैसे पीछे पहले झाड़ू लगा के चलते थे, शायद वो दिन फिर हिंदुस्तान को देखने को मिले। पहले भी उनको भाई अत्याचार होता है, गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, समाज का बहुत बड़ा रोल है, उनको मेन स्ट्रीम में आज उनको रिजर्वेशन देके मेन स्ट्रीम में लाया गया। भाई उनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया 47 में? इसीलिए कि मेन स्ट्रीम में आवे। दलित को, दलितों का स्पेशल ST जो कोटा बना तो उसको स्पेशल दिया गया। उसके बाद जब मंडल आया तो उसमें पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन 27% हुआ। उसमें ऑलरेडी हम पहले तो पिछड़ी जाति में थे, हमको मिलने लगा। अब सरकार की नजरें टेढ़ी पड़ने लगी कि मुसलमानों को इसके भी निकाल दो। बड़े नेता का बयान भी आ चुका है। भाई खुद CM का योगी जी का बयान आया कि इसकी हम इलेक्शन बाद समीक्षा करेंगे।
जनाब योगी साहब का खुद ही बयान आया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से एक नई बहस छिड़ गई है। कलकत्ता इज्जत माब हमारे जज साहब ने 4 लाख 5 लाख सर्टिफिकेटें रद्द कर दी हैं। इस पर एक नई बहस छिड़ रही है। भारत में तो एक नया ट्रेंड चल गया, जब जज साहब खुद कहते हैं कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। रिटायरमेंट के बाद। हाँ, तो अब और रहूंगा भी। इसे सोचनी विषय है कि हमारा देश सवाल उठता है कि वो अपने जब ड्यूटी पीरियड में रहे होंगे तो कितना इंसाफ की माइनॉरिटी के साथ उनका क्या इंसाफ रहा होगा। देश की दिशा में जा रही तो लोकतंत्र, हकीकत में लोकतंत्र खतरे में है। जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है रोज, आई मीडिया निकलवा रही है। तो बहुत से नेता भी बोल चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी 400 पार होगी तो हम संविधान बदल। भाई इनके नेता ही गए हैं अभी। इनका साउथ इंडियन हेगड़े जो सांसद हैं उन्होंने खुद कहा कि हम, इनके सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने खुद कहा कि इसकी समीक्षा होगी। हम, अरे कहाँ बदलोगे, इसी बदलोगे कि हमारी जो माइनॉरिटी के वो है अब उसको खत्म करोगे, आप सेकुलर लफ्ज हटाओगे। हाँ भाई, सेकुलरिज्म यहाँ के पेवस्त है, यहाँ के नस में है, सदियों तो यहाँ से सेकुलरिज्म जिंदा है। यहाँ जो आया यहाँ बस गया, यहाँ जो आया यहाँ बसता गया, यही का हो गया, यहीं का बसा, यहीं का हो भी गया। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में खुसूसियत है। ये कुछ नजरिया जो है, तंग नजर, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्दाश्त नहीं करते, इनको वोट बैंक चाहिए। तो हिंदुस्तान की तहजीब और डाइवर्सिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर किलोमीटर पर यहाँ डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाती है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यही खूबसूरती को मिटाना चाहते हैं। दुनिया में हमारा नाम लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है। तो हम बड़ी आबादी वाला, बड़ा भाई, सबसे बड़ा 140 करोड़ के लोकतांत्रिक प्रणाली में हम यकीन रखते हैं। और दुनिया हमको इसीलिए पूछती है कि हम लोग इतने बड़े देश में, हर कास्ट, हर बिरादरी, हर लोग यहाँ रहते हैं, सब अपने मजहब पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत दिया कि हम अपने मजहब पर अपने आज़ादी से हम अपनी पूजा पाठ अपनी पद्धति से करें। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दिया, संविधान ने हमको इजाजत देता है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के हम लोग बड़ा देश है, हमको ये फख्र है। और फक्र है। लेकिन हमारे जो मुल्क के बड़े साहब हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, की भाषा भैंस, गाय, मुजरा, कभी किसी टाइम इंटरव्यू में देते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मेरा सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाएगा। अगर ये विदेशों के मुल्क में जाएगा, ये भाषा तो हर जगह है। अगर वीडियो जा रहा है तो वर्ल्ड वाइड हो जा रहा है। अगर ये मुल्क में जाएगा कि उस देश का प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस देश की जनता क्या जानेगी। नहीं, तो जा तो रही है। हम फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? यहाँ पर हर इंडेक्स में हम दुनिया के नीचे हैप्पीनेस इंडेक्स में हम हर इंडेक्स में नीचे पायदान पे जा रहे हैं। दुनिया के अखबार लिखती है, यहाँ पढ़ते नहीं ना लोग, दुनिया के अखबार लिखती है, अमेरिका में पास होता है कि भारत में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो यहाँ हम कहा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इस पर चर्चा नहीं होती। अगर एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो टाइम्स मैगजीन निकलता तो उस पर बहस हो जाएगी। जब वही कोई रिपोर्ट जारी होता है तो बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, मगर फिर भी अगर इस ताजा CSDS का आप रिपोर्ट देखेंगे तो हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी एक बाहर है कि यहाँ पर राम मंदिर और हिंदुत्व खाली 8 और 2% पसंद कर रहे हैं। बाकी लोग हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई पसंद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का CSDS की रिपोर्ट से ही भाजपा की बौखलाहट हो गई कि क्या हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता। भाई राम मंदिर बन गया, कोर्ट का फैसला था, बन गया, सारे लोगों को सर तस्लीम कम किया, सर झुका के लोग भाई कोर्ट के आदेश का पालन किया। क्या मुसलमानों ने कहीं मुखालफत की, विरोध किया राम मंदिर का? भाई हम कोर्ट से हार गए, अब कोर्ट से हार रहे, जीते पर तो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस होगा, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन इसकी तो जो श्रेय लेता है वो तो बीजेपी लेती है, लेकिन उसमें फैसला कोर्ट का है और पैसा भी डोनेशन से आया है सब कुछ। पैसा तो उसके एक जमाने से उसका काम करते थे, चंदा उतरता था। अभी क्रेडिट का सरकार ले तो लोग को समझना चाहिए कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला। ये तो प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा ना। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मगर सरकार अगर क्रेडिट ले
तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट क्रेडिट लेते हैं, तो फिर तो एक अलग विषय हो, बात जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में फैसला दिया। भाई ठीक है, हिंदुस्तान में बना पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, हिंद के इमाम उन्होंने उनको खिताब दिए हैं। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो चरित्र मानस का है। पार्वती जी को मानस राम जी का चरित्र बताती हैं, तो कहते हैं कि मानव के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। रामचरित मानस का भी इतिहास पढ़िए तो उसमें क्या होता है, यही ना है, राम का एक कैरेक्टर है, राम सबके सर्वोपरि हैं, इंसाफ पसंद हैं, राम के नाम को लेके अगर आप इस तरह बात करेंगे तो हिंदुस्तान में इसका बहुत बुरा असर मैसेज जाता है कि राम तो सर्वोपरि है, सबके लिए राम है, राम तो सबके लिए हैं, राम सबके, भाई सबके आदर्श है भाई, हम तो उनको वो आप हिंदू समाज के लिए पूजनीय, तो हमारे लिए इज्जत माप है, हम उनको अच्छी नजर देखते हैं। हम कहा गए अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद का खिताब दिया है, हिंदुस्तान के इमाम मतलब लीडर, अल्लामा इकबाल ने इतना आज से 100 साल पहले कह दिए हैं। और उन्होंने गंगा के ऊपर कितनी चीज, सारे जहां से अच्छा है, इतनी बढ़िया नजम किसने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा। हिंदुस्तान तो हमेशा मुसलमान पड़ता है। और ये आजादी का जो हिंदुस्तान का बंटवारा, एक अलग विषय हो जाता है, तो बड़ी लंबी बात हो जाती है, इसमें दोनों फरीक की तरफ से लोग हैं, कसूरवार दोनों हैं, मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं। मगर हम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आपको बता दें आपके माध्यम से कि 2 नेशन थ्योरी जब जिन्ना का आया तो हमने उसको ठोकर मारा। हमारे जो उस वक्त के रहबर थे मौलाना आजाद, हाँ भाई उसको आजादे कहते हैं हम लोग, मौलाना अबू कलाम, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जमीयत उलमा हिंद इसको रिजेक्ट किया, देवबंद ने इसको रिजेक्ट किया कि हम नहीं करेंगे। जिन्ना को जो फॉलोअर थे वो बनाया, तो उस वक्त वोटिंग हुई थी कि पाकिस्तान कौन जाएगा, हिंदुस्तान कौन रहेगा, उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से उसमें हक इसमें मुसलमानों को था और कुछ जमींदारों को था, जो पैसा लेकर पाकिस्तान जा सके, वो परसेंट के हिसाब से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हम बाई बर्थ है, बाई चॉइस हिंदुस्तान के हैं, अपनी पसंद से हम यहाँ हैं, हम पाकिस्तान, हमने जिन्ना को 2 नेशन थ्योरी को लात मारा है। हिंदुस्तान हमारा है, रहेगा और रहता रहेगा। इसके लिए आपने कहा ना ब्रिगेडियर उस्मान का बात छेड़ा था, इनको शेर कश्मीर कहा जाता है। जब आजादी के बाद कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो यही संभाले थे मोर्चा, शेर कश्मीर का लकब इनको, ब्रिगेडियर उस्मान को चीफ ऑफ आर्मी का पोस्ट दे रहे थे जिन्ना पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी का उन्होंने ठोकर मारा। तो शख्सियत थी इन। और उन्हीं के जो बता रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी, ये गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो भी 2 बार गांधी जी के मित्र में से थे। तो मुसलमानों का बलिदान तो तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि कितना हमने बलिदान आजादी में दिया है। लेकिन ये सब तो पढ़ने पे आएगा ना, वैसे तो देखिए आज हिंदुस्तान के एक यूनिवर्सिटी नई इजाद हुई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और इसके जो छात्र पैदा होंगे मतलब अनपढ़ दर अनपढ़ होंगे, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मिलेगा जो आता है बस वही पढ़ लिया, बस इसको पढ़ना पड़ेगा, तारीख के पढ़ने के लिए किताबें तो खरीदनी पड़ेगी, तारीख के पन्ना में एकदम कैद है। अब इसको पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा कि मुसलमानों कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। और हमने अपने लीडर को, गांधी जी का, यहाँ पर तहरीक आजादी चल रही थी, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो हमने गांधी जी को अपना लीडर मान लिया कि अब गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी जी से पहले यहाँ पर स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भाई स्वतंत्रता आंदोलन तो 1857 में शुरू हो गई थी। गांधी जी साउथ इंडिया से आते हैं और उनको हमने लीडरशिप दिया है। अब बाबाए कौम का खिताब, महात्मा गांधी का लकब जमीयत उलमा हिंद दिया उनको, बाबाए कौम जिसको कहा जाता है हिंदी में महात्मा गांधी। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ही कहा था कि हमारा जो 2 आंख है तो एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है। साथ पूरे उनके पूरी, आप उनको ऑटोबायोग्राफी अगर गांधी जी का पढ़े तो उनके साथ पूरा हिंदू मुसलमान मिलकर काम करते रहे। लीग रोज मीटिंग होती थी, तो एक तरफ महात्मा गांधी, उसमें एक तरफ नेहरू जी रहते थे, गांधी रहते थे, एक तरफ हजरत उस्मानी रहते थे, एक तरफ मौलाना जौहर रहते थे। ये पूरी टीम चलती थी। उसी में हमारे पहले वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर
पटेल साहब, उसमें भी कुछ विचार, देखिए मतभेद तो होता था, विचारों का मतभेद होता था, लेकिन मनभेद नहीं होता था। मतभेद नहीं होता था, विचारों के मतभेद होता था। मैं एक आपको किस्सा सुना दूं। और नेहरू जी का, आज का पत्रकारिता, उस दौर की पत्रकारिता देखिए कि नेहरू जी का एक पत्रकार ने कार्टूनिस्ट गधा बना दिया। जी, जी, मालूम है, देखे। गांधी जी ने उसको फोन करके बुला के कह रहे थे कि क्या गधे के साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे? नेहरू जी का वो कद था। मैं किसी पार्टी विशेष का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने कहा गधे के साथ चाय पियेंगे। उस वक्त का था कि पत्रकारिता सच्ची थी, ईमानदारी थी। आज पत्रकारिता जो है, सच्ची ईमानदारी खत्म हो गई है। आज़ादी जब हुई थी तो एक औरत आती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लेती है, पूछती है कि सबको तुमने आज़ादी तो जीत लिया, सबको आज़ादी मिल गई, गरीब को और हमको क्या मिला? तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि तुमको यही मिला है कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सको, यही तुमको आज़ादी मिली है। इसी को कहा लोकतंत्र। भाई हमने लोकतंत्र को पसंद किया, पाकिस्तान बना तो एकदम कोई दो राय नहीं कि मुल्क जो तकसीम हुआ था मजहब के नाम पर हुआ था। जिन्ना उधर ले गए, पाकिस्तान बना लिए। चाहते हिंदुस्तान उस वक्त हिंदू राष्ट्र बड़ा आराम से बन सकता था, उस वक्त कोई नकल प्रचार होता, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। मगर यहाँ की जो रग में, खून में जो व्यवस्था, जमहूरियत था। यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ जमहूरी मुल्क बनेगा, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी राष्ट्रपति बनेगा चुनाव के जरिए जनता उसे चुनेगा। भाई जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता के द्वारा चुनेगा। यह मुल्क जमहूरियत का ऐलान हुआ 47 में, ना कि हिंदू राष्ट्र उतनी टाइम घोषित नहीं हुआ था। भाई जनता का जो भी विचारधारा के उस वक्त लोग थे, मगर उस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या गोलवलकर हो, वो तो संविधान और झंडे को फहराना भी उचित नहीं। देखो वो तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। नागपुर ने 45 साल बाद तिरंगा लहराया, और संविधान को ना मानने वाले तो पहले थे कि संविधान गलत लिखा गया है। संविधान को गलत ठहराने वाले वही थे, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर को। आज उनको माला पहनाया जाता है, मन मार के माला पहनाया जाता है, नहीं तो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं किया जाता। भीमराव अम्बेडकर के समुदाय को मंदिर जाने से रोका क्या? उन्होंने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्यों ये वर्ड कहा कि मैं हिंदू जाति में पैदा तो हो गया, मगर मरना मेरे बस में है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और जो उनकी प्रतिज्ञा है, मैं तो यहाँ नहीं दोहराऊंगा, उनकी प्रतिज्ञा पढ़िए कि उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा लिया था। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने ये था कि मैं हिंदू धर्म तो पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, मरना मेरे बस में है। शायद नागपुर में लिया गया था। हाँ, मतलब उसको बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसको हम बयान नहीं करेंगे, वो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा। मगर उन्होंने मनुस्मृति, मनुवादियों से बहुत चिढ़ चुके थे। उन्होंने भाव चुके थे कि हिंदुस्तान में दलितों का क्या हाल होगा, तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए। जब वो छोटे थे तो उनकी माँ, शायद उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी थे उस समय, तो उनकी माँ बोलती हैं कि जाते थे वो, तो वहाँ बहुत शोषण होता था उनका, तो अपनी माँ से बताए थे कि ऐसा ऐसा होता है, वहाँ पे शोषण होता है हमारा। उन्होंने अब खुद अपने लिखा है, जो अपनी जीवनी है उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है कि तब उन्हें बताते हैं कि माँ बोली कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम बहुत कुछ आलोचना सब कुछ सहन कर सकते हो, तब तो ठीक है, अगर नहीं सहन कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दो। हाँ भाई देखिए, वो एक महान पुरुष थे। उन्होंने देश की नब्ज को टटोला और हिंदुस्तान को एक संविधान दिया। आज जिस संविधान पर हम बहुत गर्व करते हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। चीफ थे वो, संविधान सभा के वो चीफ थे, और उनको आज उनके बनाए हुए ही पर आज हम जितना जो बोल रहे हैं आपसे, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ही की देन है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। ये हमको हक है। देश की आलोचना अलग होती है, सरकार आलोचना अलग होती है। जब देश हित की बात आएगी तो हम सारी आलोचना भूल के देश के साथ हैं। भाई जब पुलवामा कांड हुआ था तो सारे विपक्षी लोग ने मोदी जी से कहा था ना कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। भाई देश हित के लिए तो सारे लोग एक साथ हैं, सारे हिंदू या मुसलमान, उस वक्त कुछ नहीं होता। देश सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। देश के लिए जान दे सकते हैं, देश के लिए जान ले सकते हैं। ना तिरंगा को झुकने देंगे, ना झुका है ना झुकेगा। अब शान से लहरा रहा है, आने वाले सदियों, हजारों सदियों तक लहराता रहेगा तिरंगा। जय हिंद।